दोस्तों कहानी के इस पार्ट में बहुत ही बड़ा धांसू कुछ होने वाला है। कमेंट करके आपको ये बताना है कि जो ये हुआ है इससे आप कितना सहमत है। क्या ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों ये कहानी चल रही है दुर्गा एक बदले की आग, और इसमें 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये चौथा पार्ट है। तो चलिए चौथे पार्ट को शुरू करते हैं और मज़ेदार कहानी के मज़े लेते हैं। और तुम कहाँ चले? राजीव भाई के साथ। दोनों एक साथ बोले, हम तो राजीव भैया को ही जानते हैं। हा हा करके पवन हंसने लगा और फिर जोर से चिल्लाया, जाओ, जिसको जाना है जाओ, और किसी को भी जाना है तो अभी जाओ। ऐसा ना हो कि मैं धक्के मार कर बाहर निकाल दूं। सभी लड़के मुंह नीचे करके खड़े थे। पवन का ये रौद्र रूप उन्होंने पहली बार देखा था। सहम से गए थे वो सब। प्रशांत के चेहरे पर मुस्कान थी। राजीव के जाने के बाद सारा दारोमदार प्रशांत पर ही होगा। पवन का खास अब प्रशांत होगा, ये सोचकर वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। काम तेजी से चल रहा था। फार्म हाउस के कमरे के बाथरूम में मिले बाल और दुर्गा के घर के बाथरूम से उसके इस्तेमाल की गई कंघी से मिले बालों की फोरेंसिक जांच करवाई गई, जिससे ये पता चला कि दोनों रिपोर्ट मैच कर रहे थे। मतलब ये साबित हो गया कि दुर्गा वहां थी। दरोगा शास्त्री ने मनोज की खूब मरम्मत की। आ ऊ ओई माँ माई दादो चिल्लाने के बाद जब उसने कुछ नहीं बताया तो पुलिस ने 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। फिर भी उसने मुंह नहीं खोला। थक हार कर दरोगा ने इमोशनल पूछताछ करनी शुरू की। पहले मनोज की पत्नी से, फिर उसकी बेटी से। उसने कहा कि नहीं बताएगी तो अभी की अभी मार दिया जाएगा। फिर उसकी पत्नी चिल्लाई, आप अभी मार दो साहब, नहीं तो बाद में लालवानी जी हमें मार ही डालेंगे। मतलब? दरोगा बोला। मनोज की पत्नी चुप रही। बताओ क्यों मारेंगे लालवानी जी? किस लालवानी जी की बात कर रही हो? मनोज की पत्नी फिर चुप रही। दरोगा झल्ला गया। उसकी समझ में तो आ ही गया कि हो ना हो इसमें लालवानी का हाथ है, पर क्यों? अब वो मनोज की लड़की के पास गया। उसने जो बताया वो किस्सा बिल्कुल अलग था। साहब उस शाम 5 लोग सफ़ेद गाड़ी में आए। पांचों के 5 काले कपड़ों में थे। मुंह सबका ढका हुआ था और उनके साथ एक लड़की भी थी। उसका भी पूरा मुंह ढका हुआ था। उसे ले जाकर उन्होंने उस बंद कमरे में कैद कर दिया। कुछ देर बाद एक एम्बुलेंस और एक कार आई जिसमें बाबू बद्री थे। बद्री बाबू अक्सर आते हैं अपने फार्म हाउस पर। वहां पर वो खाना खाते हैं और रात भर रहते भी हैं, फिर सुबह चले जाते हैं। उनकी हरकतें किसी मानसिक रोगी जैसी हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? साहब हम में से कोई उनके काम में दखल नहीं देता है। वो कब आए, क्यों आए, कौन कौन आया, बस वो जितना कहते हैं हम वो करते हैं। दरोगा रामप्रसाद शास्त्री अब अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने लगता है, ये लड़की हमें पढ़ा रही है या तो इसको कुछ सच में ही कुछ नहीं पता कि दुर्गा के साथ क्या हुआ। खैर कोई नहीं, सच का पता तो एक ना एक दिन लग ही जाएगा। ठीक है, तुम बैठो। और दरोगा वहां से अपने केबिन में आता है। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। बद्री का मानसिक रोगग्रस्त होना, दुर्गा का कैद करना, फिर दुर्गा के साथ फरार हो जाना, क्या है ये सब? कौन है जो बताएगा कि बद्री की असल कहानी क्या है? हम है ना साहब, हम बताएंगे। अचानक सामने एक 17 वर्ष की सुंदर लड़की को देखकर दरोगा साहब चौंक गए। कौन हो तुम? पिंकी चतुर्वेदी। बैठो। और क्या जानती हो बद्री के बारे में? साहब दुर्गा का केस अखबार की सुर्खियों पर है और बद्री भी गायब है, इसलिए मैं दौड़ी चली आई। अच्छा किया, बड़ी हिम्मती हो। अब बताओ। साहब बात 2 साल पहले की है। बद्री और मेरी बहन सीमा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आपको तो पता ही है कि बद्री शहर के सबसे बड़ी हस्ती जज सरबजीत लालवानी का पुत्र है। इत्तेफाकन एक बार मुलाकात हो गई थी चौराहे पर दोनों की। बेबाक किस्म की सीमा से टकरा गए थे बद्री और वहीं दिल दे बैठे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ रही है दुर्गा केस में, ये सोचकर दरोगा शास्त्री ने गायकोंडे को आवाज़ लगाई। भाई हवलदार, 2 कप चाय ले आ। जी मैडम। मतलब बेटा, आप आगे बोलो। मेरी दीदी बहुत ज़्यादा हिम्मती थी और ऐसे राह चलते लोगों के मुंह लगना तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे बद्री बिल्कुल पसंद नहीं आया। बद्री उसे सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। तब सीमा ने सबके सामने बद्री को गाली दी। बद्री को बुरा नहीं लगा, पर उसके दोस्तों को बुरा लग गया और जोश में आकर एक ने दीदी का हाथ पकड़ लिया। तब बद्री ने अपने उस दोस्त का हाथ ही तोड़ दिया था। बाद में उसने खुद ही उसकी मरम्मत करवाई।
बद्री सच में सच्ची मोहब्बत करने लगा था। ये बात सीमा को जल्दी ही पता चल गई थी और फिर उसने बद्री को हाँ बोल दिया। कुछ महीने तक प्यार मोहब्बत चलती रही। फिर बाद में जब सरबजीत को पता चला तो उन्होंने बद्री को बहुत डांटा और मना किया। मेरे घर वालों को धमकी दी, जितनी जल्दी हो सके सीमा की शादी कर दो, वरना मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। दरोगा चाय खत्म कर चुका था। आगे बोलो। फिर क्या था? जज सरबजीत ने बद्री को अपने ही फार्म हाउस में कैद करके रखा। इधर सीमा की शादी फिक्स हो गई। मेरे पापा ने ना चाहते हुए भी सीमा की शादी कर दी। उन्हें मेरा और बाकी लोगों का भी सोचना था। शादी के 2 महीने बाद हमें सीमा के जहर खाकर मर जाने की खबर आई। मेरे घर में मातम छा गया था। मेरे आंखों में आंसू नहीं थे। पिंकी भावुक हो गई। दरोगा साहब, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी, जो बाद में पता चली, कि सीमा बद्री के बच्चे की मां बनने वाली थी। इस वजह से उसके ससुराल वालों ने उसे भला बुरा कहा और सीमा ने आत्महत्या कर ली। बद्री ने जरा सी भी कोशिश नहीं की सीमा के लिए। उसने अपने पापा का जरा सा भी विरोध नहीं किया। उसने सीमा को अपनी मोहब्बत में फंसाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। पिंकी भावुक हो गई थी। दरोगा साहब, मैं नहीं चाहती कि दुर्गा के साथ ऐसा कुछ हो, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मैं दुर्गा को ढूंढने में आपकी मदद कर सकती हूँ और बद्री से सीमा का बदला लेना है मुझे। दरोगा शास्त्री भी भावुक हो गए। बेटा, अभी आप जाओ, जरूरत पड़ने पर मैं आपको बुला लूंगा। और निवेदन है आपसे, कोई भी गलत कदम मत उठाना बेटा। पुलिस अपना काम करेगी, बद्री या किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेगी। नहीं, तुम फिर आ गए। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। दुर्गा छटपटा रही थी, तड़प रही थी, खुद को किसी की जकड़न से छुटाने की पूरी कोशिश कर रही थी। दुर्गा नींद में बड़बड़ाई, मुझे नोचते खसोटते तुम इंसान नहीं हो सकती। छोड़ो मुझे। मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़, मेरे जिस्म के साथ ये घिनौना खेल मत खेलो। छोड़ो मुझे। वो इंसान जब दुर्गा के बिल्कुल करीब गया तो दुर्गा को उसकी पूर्व छुअन का एहसास हुआ, उसकी सांसों का एहसास हुआ। तुम बार बार मेरे साथ ये गंदगी का खेल नहीं खेल सकते। और दुर्गा खुद को उस राक्षस से छुड़ाती हुई पूरी ताकत के साथ एक जोरदार लात मारती है और नींद से हड़बड़ाकर उठ गई। वो सपना नहीं था। चौंक गई दुर्गा। तुम? उसने सच में लात मारी थी। सामने उस पर हावी होने वाला वहसी इंसान कोई और नहीं बल्कि बद्री था। तो तुम हो? दुर्गा पागल हो गई थी। तुमने मेरी जिंदगी खराब की। तुमने। दुर्गा के नथुने फूलने लगे, आंखों में जैसे ज्वाला फूट रही हो। नहीं दुर्गा, बद्री एक कोने में दुबकते हुए बोला। मैंने नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। छी! दुर्गा खुद को धिक्कारते हुए बोली। मैं कैसे तुम्हें नहीं पहचान पाई? मैं कैसे नहीं जान पाई कि मेरी हर रात खराब करने वाले, मेरी अस्मिता के साथ खेल खेलने वाले तुम ही हो। तुमने मुझे बेहोश करके हर रात निचोड़ा है। और चिल्लाती हुई पास पड़ी एक हंसुली, जिससे धान और गेहूं काटे जाते हैं, उसने उठा लिया और बद्री पर पूरी ताकत के साथ वार कर दिया। बद्री ने अपने हाथों से उसे रोकना चाहा और हाथ पर गहरा चोट आ गई। बद्री चिल्लाया। नहीं दुर्गा, नहीं। तब तक अंदर राशि और उसकी भाभी भी आ चुकी थी। दुर्गा, ये क्या कर रही हो? दुर्गा कहाँ रुकने वाली थी? दुर्गा रणचंडी बन गई थी। दुर्गा दमन करने वाली आज अपने रूप में आ गई थी। उसने बद्री पर फिर वार किया और इस बार वो हथियार बद्री की छाती पर जा लगा। उसकी छाती और हाथों से भल भल के खून के फवारे फूट पड़े। बदरी तड़पने लगा। उसकी आंखें उल्टी पड़ गई। वो निढाल सा होकर गिर गया और एक मछली की तरह तड़पने लगा। मुझे माफ कर दो दुर्गा, मुझे माफ कर दो। दुर्गा के शरीर पर खून के छींटे पड़ गए थे। दुर्गा काली के रूप में भयानक दिख रही थी। राशि और उसकी भाभी ये दुर्गा का रूप देखकर भयभीत हो गई थी। राशि ने दुर्गा को पकड़ लिया। नहीं दुर्गा, तुम अपना हाथ खून से नहीं गंदा करोगी। हम इसे पुलिस के हवाले करेंगे और इसको इसके गुनाहों की सजा मिलेगी। ये क्या किया दुर्गा? सहसा दुर्गा के प्रतिबिंब ने उससे प्रश्न किया। किसको मार रही हो? एक मरीज को? एक ऐसे बुद्धिहीन आदमी को जिसे कुछ भी पता नहीं है? एक रोगी को? नहीं नहीं, मैंने किसी अबोध प्राणी को नहीं मारा। मैंने मारा है एक राक्षस को, एक जल्लाद को, जिसे सब पता है, जिसे ये पता है कि नशा देकर गलत काम किया जा सकता है। एक वहसी जानवर को मारा है जो एक प्रशिक्षित अभिनेता है, जो रात को अपनी असली रूप में आता है और दिन में बदरी बनकर खुद को महान बताता है। मैंने एक दरिंदे को घायल किया है, मैं उसे मार दूंगी। और दुर्गा फूट फूट कर रोने लगी।
भैया, मैं राशि। राशि ने फ़ोन पर राजीव को बोला। बोलो राशि, आप जल्दी से आ जाओ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या हुआ है बताओ तो? राजीव ने परेशान होकर पूछा। आप आ जाओ बस। ठीक है राशि, मैं अभी निकल रहा हूँ। ठीक है, आप जल्दी आओ। राजीव बस निकल ही रहा था कि पीछे से आवाज़ आई। आप राजीव हैं? जी। आप कौन? मैं पिंकी चतुर्वेदी। मैं आपको नहीं जानता शायद, पर मैं जानती हूँ आपको। क्या काम है? मैं चलती फिरती पत्रकार हूँ राजीव जी, सब पता करती रहती हूँ। मुझसे क्या चाहिए? मुझे दुर्गा से मिलना है। पर दुर्गा तो गायब है। मुझे पता है, पिंकी बोली। क्या हम साथ में उसे ढूंढ सकते हैं? बाद में मिलना पिंकी, मुझे अभी जल्दी है। तुम क्यों ढूंढना चाहती हो दुर्गा को? वो सब हम बाद में बात कर सकते हैं क्या? मुझे तो बस बद्री चाहिए। कहानी बड़ी है, अगर आप चाहो तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। आप जहाँ भी जा रहे हो। नहीं, वहाँ तुम्हें मैं नहीं ले जा सकता। ठीक है, पर आप हम पर विश्वास करके साथ ले जा सकते हो। मैं नहीं चाहती कि दुर्गा को बद्री कोई चोट पहुँचाए। मतलब आप मुझे साथ ले चलो। मुझे पता है दुर्गा आपकी बहन जैसी है और आप पवन बिहारी से झगड़ा करके आए हो। राजीव को जल्दी थी, इसलिए उसने पिंकी को साथ ले लिया और दुर्गा से मिलने के लिए चल पड़ा। फिर पिंकी ने उसे सब कहानी बताई, बद्री और उसकी बहन सीमा की। राजीव और परेशान हो गया। राशि ने जिस तरह उसे फ़ोन किया था, वह किसी अनहोनी की आशंका में था। कहीं दुर्गा को कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, उसे कुछ भी नहीं हो सकता। एसपी साहब के ऑफिस में दरोगा शास्त्री बैठा था। दोनों में वार्तालाप चल रही थी। साहब, मुझे पूरा शक है और कुछ सबूत भी हैं जज सरबजीत के खिलाफ कि उसके फार्म हाउस में कुछ तो गड़बड़ है। साबित हो चुका है कि दुर्गा वहाँ थी। उसको बद्री ही कहीं लेकर गया है। सर, ये बद्री का केस कुछ अलग ही है। वो मंदबुद्धि का है या कुछ और? फिर इतना तोड़ने के बाद भी मुझे मनोज, जो सरबजीत के फार्म हाउस का नौकर है, वो और उसके परिवार वाले कुछ ज़्यादा नहीं बता पाए। इसके अलावा भी कुछ और ऐसी बातें हैं जो उन्हें गिरफ्तार करके ही पता चलेंगी। शहर की हालत ठीक नहीं है। जितना जल्दी हो सके मुझे केस को क्लोज करना होगा। बात तो तुम्हारे ठीक है, एसपी बोले। इधर पवन बिहारी का कोई भरोसा नहीं, जनता में उसका विश्वास बढ़ता जा रहा है। युवा पूरा का पूरा उसी के साथ है। पर सर, एक बात सामने आई है और वो ये कि उसका खास राजीव भी उससे अलग हो गया है। क्यों? एसपी साहब ने पूछा। वो कारण अभी पता नहीं चल पाया सर। ठीक है शास्त्री, तुम मुझसे क्या चाहते हो? बस यही सर कि जब मैं सरबजीत को हिरासत में लूँगा तो मुझ पर दबाव आएगा कि उसे छोड़ने के लिए। तब मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है शास्त्री, तुम केस सोल्व करो। जिसे भी गिरफ्तार करना है करो। एसपी साहब ने दरोगा शास्त्री को समझाते हुए कहा। जितना जल्दी हो सके ख़त्म करो ये कहानी। जी सर, यही सुनना चाहता था। शुक्रिया सर, अब मैं चलता हूँ। सरबजीत लालवानी के घर पर जब पुलिस पहुंची तो सरबजीत शक भरी निगाहों से देखते हुए राम प्रसाद से बोले, आओ दरोगा जी आओ। बोलिए, कैसे आना हुआ? आपको ही लेने आया हूँ जज साहब। मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। किस जुर्म में? जज सरबजीत हंसते हुए बोले, एक जुर्म हो तो बताऊं आपको? जुर्म कई सारे हैं। चलो चलते हैं। रुक जाओ दरोगा, जल्दी मत करो। जज साहब मुस्कुराते हुए बोले, मैं अपने वकील से बात करना चाहूँगा। इतना समय किसके पास है जज साहब? थोड़ा रुको, मुझे बात करनी है वकील से। फिलहाल तो मेरे साथ चलिए जज साहब। दरोगा शास्त्री जज साहब के हाथों में हथकड़ी लगाते हुए बोले, आप थाने में अपने वकील को बुलवा लेना। और फिर हथकड़ी पकड़कर उन्हें बाहर लेकर आए दरोगा जी। घर वाले ये नज़ारा देखकर हैरान थे। उनकी पत्नी चिल्लाने लगी, बेटी घबराने लगी। बड़ा बेटा तो गायब था, छोटा बेटा भी रोने लगा। पापा को मत ले जाओ। पर बाजी तो दरोगा के हाथ में थी। उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाते हुए दरोगा साहब बोले, चलो भाई गायकोंडे। जी साहब। राशि बाहर से राजीव का इंतजार कर रही थी। भैया अंदर चलो। राजीव के साथ साथ पीछे पिंकी चतुर्वेदी भी अंदर गई। बद्री घायल पड़ा हुआ था। उसके चोट पर राशि ने पट्टियां बांध रखी थी
और उसके सामने एक कुर्सी पर दुर्गा वैसे ही बैठी थी, एकटक उसे घूरे जा रही थी। उसके हाथ में अभी भी हंसुली थी। दुर्गा, राजीव ने आवाज़ लगाई। दुर्गा वहाँ से हिली भी नहीं। बद्री, सामने बद्री को देख पिंकी आश्चर्य से बोली और उसकी आंखों में अंगारे दहकने लगे। वो झपटी बद्री पर, परंतु उसे दुर्गा ने धक्का दे दिया। चल हट, दुर्गा चीखी। कौन है रे तू? ये मेरा शिकार है, इसे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। दुर्गा का ये रूप देखकर सभी कांप रहे थे। उसके शरीर, मुंह पर खून के छींटे सूख चुके थे। राशि, दुर्गा ने राशि को पुकारा। जी दीदी, उसको दर्द की दवा खिलाने को कहो, इसे जिंदा रख, अभी ये तड़प तड़प कर मरेगा। राशि डर कर बोली, ठीक है दीदी। दुर्गा, राजीव ने पुकारा, उठ जा मेरी बहन, आ, इधर आ मेरे पास। भाई, यही है वो वहसी, यही है मेरी अस्मत का लुटेरा। राजीव की आंखों में आंसू थे। उसे दुर्गा की हालत देखी नहीं जा रही थी। इधर पिंकी हैरान थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो भय से चुप थी। दुर्गा, राजीव ने दुर्गा को उठाया। इधर आओ, मेरे साथ चलो। राशि ने सच में बद्री को उठाकर दवा खिलाई, पानी पिलाया और उसके हाथ बांधकर छोड़ दिया। सभी एक दूसरे कमरे में गए। दुर्गा के आंसू सूख चुके थे। एक शेरनी की भांति वो धाड़ी, भाई, मुझे एक एक करके सभी से बदला लेना है। मुझे बस कुछ हथियार दे दो। नहीं दुर्गा, ये सब मुझ पे छोड़ दो। हमारे साथ दरोगा शास्त्री हैं, वो बहुत अच्छे पुलिस वाले हैं। हम सभी को कोर्ट में घसीटेंगे, पर तुम अपने हाथ इस गंदगी से मत रंगो। हा हा करके दुर्गा हंसने लगी। भैया, तुम्हें जाना है तो जाओ, जिसे मेरे साथ आना है वो बताए। मैं आपके साथ हूँ दुर्गा। तभी पिंकी बोली, पर तुम हो कौन? लंबी कहानी है, फिर कभी सुना दूंगी। मुझे तो बस जज सरबजीत को ठीक करना है। चुप करो तुम सब, राजीव डांटते हुए बोला। कोई कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। पर भाई, अब वक्त आ गया है साथ में मिलकर संहार करने का। हम कब तक सहेंगे? राशि बोली। बढ़िया, बहुत बढ़िया, दुर्गा बोली। तो ये तय रहा, हम तीन काफ़ी हैं उन राक्षसों के लिए। राजीव भाई, अगर आप हमारी मदद करो तो ठीक है, वरना हम कर लेंगे अपनी मदद। राजीव क्या कर सकता था? समझाने वाली स्थिति नहीं थी, तो उसने हामी भर दी। फिर क्या था, बदले की भावना ने सभी को इतना उत्तेजित किया कि सभी निकल पड़े गुनाहों की राहों पर। साहब, ये सामान आपके लिए है। थाने के सामने अचानक एक ठेले वाला आकर रुका और थाने के बाहर खड़े एक हवलदार से बोला, क्या है ये? हवलदार ने ठेले वाले से पूछा। पता नहीं साहब, मुझे तो किसी ने दिया और बोला थाने में पहुंचा दो, तो मैं लेके आ गया। रुक वहीं पर। हवलदार को कुछ अजीब लगा तो वो अंदर गया और दरोगा शास्त्री से बोला, साहब, बाहर एक ठेले वाला एक सामान लेकर आया है। उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है और नीचे रख कर जा रहा है। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। चल कर आप देख लो। क्या मतलब रख कर जा रहा है? उसे पकड़ो और देखो क्या है। जी साहब। खुद दरोगा शास्त्री भी बाहर गए। तब तक ठेले वाला अपने ठेले पर से सामान नीचे उतार चुका था। क्या है ये? मुझे नहीं पता साहब। मुझे कुछ लोगों ने पैसे दिए हैं और कहा है कि थाने में पहुंचा दो, तो मैं लेकर आ गया। हवलदार, इसे खोल कर देखो, इसमें क्या है। जी साहब। साहब मैं जाऊं? ठेले वाला बोला। क्यों? इतनी भी क्या जल्दी है? रुक अभी। ठेले वाला सक पका कर बोला, जी साहब। जैसे ही हवलदार बोरी के गट्ठर को खोलता है, उसके अंदर देखकर कांप सा गया और चौंकते हुए बोला, साहब, ये तो किसी की लाश है। क्या? दरोगा शास्त्री भी चौंक गया और उसी लहजे में बोला, बाहर निकालो इसे जल्दी। ठेले वाला तो बेहोश होते होते बचा, उसके होश उड़ गए। साहब मुझे कुछ नहीं पता, ठेले वाला घबरा कर बोला। दरोगा ने उसे डांटते हुए कहा, चुप कर और चुपचाप जाकर उधर बैठ जा। जब तक मैं ना कहूँ कहीं जाना मत, समझे? जी साहब। सकपकाते हुए ठेले वाला जाकर चबूतरे पर बैठ गया। साहब, ये तो बद्री की लाश है। बद्री? लाश को देखते हुए दरोगा चौंक गया। बाहर निकालो और उधर रखो। दरोगा जी मन ही मन सोचने लगे, ये लो, एक और तकलीफ, इसको किसने मारा होगा। तभी हवलदार बोला, साहब इसकी जेब में एक कागज भी है, मुझे दो। हवलदार ने वो कागज निकाला और दरोगा को देते हुए बोला,
साहब इसको बहुत बुरी तरह से मारा गया है। एम्बुलेंस बुलाओ और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है साहब। दरोगा ने कागज का पुलिंदा खोला और उसे पढ़ने लगा। दरोगा साहब, ये चिट्ठी खास आपके लिए ही है। लाश को अच्छी तरह से देख लीजिए। इसकी छाती पर कातिल का नाम लिखा है। दरोगा चिट्ठी को बीच में ही छोड़कर पहले लाश के पास गया और लाश की छाती से कपड़े को हटाकर देखा। उस पर चाकू या किसी धारदार हथियार से कुरेद कुरेद कर लिखा गया था, दुर्गा। दरोगा ने ऐसी बहुत सी घटनाएं देखी थी, पर यह बहुत ही विभत्स थी, डरावना था। उसने फिर चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। इसने मेरे साथ क्या किया कि मैं ऐसी हरकत कर बैठी। सोचने वाली बात है ना। बड़ी बेरहमी से मैंने इस पे वार किया है। ये तड़पता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर घायल करने के 5 घंटे बाद तक मैं शांत रही। इस पे पट्टी बंधवाई, दवा खिलाई, पानी पिलाई। फिर इसके बाद मुझसे रहा नहीं गया। मेरी आत्मा धिक्कारने लगी। फिर मैंने बड़ी ही निर्दयता से इसकी छाती पर गोद गोद कर अपना नाम लिख दिया। दरोगा साहब, सच बोलूं, अपना इतना बढ़िया नाम तो मैंने आज तक नहीं लिखा। 6 दिनों बाद आज दिल को सुकून मिला, राहत मिली। इसकी छाती से खून के जो फव्वारे छूट रहे थे, मुझे उतना ही मज़ा आ रहा था। भल भल कर खून के छींटे मुझे बहुत आनंद दे रहे थे। इसकी चीख को मैंने अपने मोबाइल में कैद किया है। आपको भेजती हूँ थोड़ी देर में। इसके बाप को दिखा देना और बता देना ये पहली लाश है शहर की। या तो शहर शरीफ बन जाए, या तो मैं ऐसे ही गिफ्ट भेजती रहूँगी। आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि मैं पहली लड़की नहीं जिसके साथ ये हुआ है। बहुत सी लड़कियां हैं, मैं उन सभी को न्याय दिलाऊंगी। अच्छा, अब अगली चिट्ठी में मिलती हूँ। एक बात और, मुझे ढूंढना मतलब हवा को ढूंढना है, तो अपना समय उन लोगों को बचाने में लगाना जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। अलविदा दरोगा साहब, अगली चिट्ठी जल्दी ही। दुर्गा। दरोगा चिट्ठी पढ़कर धड़ाम से कुर्सी पर बैठ गया। अपना सिर पकड़कर सोचने लगा, एक छोटी सी बच्ची को कमीनों ने ज्वाला बना दिया। अब भुगतो। साहब, वो ठेले वाला हवलदार आगे कुछ बोलता, दरोगा शास्त्री ने इशारे से कहा कि उसे जाने दो। शहर में आग की तरह दुर्गा के कांड का पता चल गया। अखबारों में आज की सुर्खियां ही वही थी। आबला बनी ज्वाला, दुर्गा ने किया दमन, बेरहमी से हुआ कत्ल। शहर पर मंडराया दुर्गा का साया। एक तरफ अखबारों में पवन विहारी उलझा था, तो दूसरी तरफ थाने से छूटकर अपने बेटे की लाश के पास बैठा सरबजीत लालवानी। उसके घर पर मातम छाया हुआ था। शहर के मशहूर जज के बेटे के मातम में शहर का हर एक सेठ, हर एक नेता आए हुए थे। ऐसा कोई भी नहीं था जो उस घड़ी में न आए। शहर की दीवारों पर बड़े मोटे मोटे अक्षरों में हर जगह दुर्गा के खौफ की कहानी लिखी हुई थी। नारी का जो करे ना सम्मान, हो जाएगा नरक समान। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही। पवन विहारी अपने कुछ खास गुर्गों के साथ ऑफिस में बैठा था। हो ना हो दुर्गा के साथ राजीव भी है। पवन उन सभी की तरफ देखते हुए बोला, जी भैया, और उसके साथ गए वो 2 लड़के भी दिख नहीं रहे हैं। कुछ भी करो प्रशांत। पवन प्रशांत से बोला, राजीव को रास्ते से हटाओ। दुर्गा अपने आप हट जाएगी, उसे तो कानून ही पकड़ लेगा। जी भैया, आपने सच कहा। दुर्गा आज सबसे पहले कानून की ही दुश्मन है। अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तो राजीव ही है। चुनाव सिर पर है प्रशांत, पवन बोला। जो भी करना बहुत सोच समझ कर और संभल कर करना। अपना नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए। पार्टी ने बहुत भरोसा करके हमें चुना इस क्षेत्र के लिए। आप निश्चिंत रहिए भैया। और सभा समाप्त हुई। दरोगा शास्त्री ने मनोज के परिवार को छोड़ दिया। सिर्फ मनोज को बंधक में बनाए रखा। जज लालवानी से फिर पूछताछ शुरू की गई। दरोगा शास्त्री ने जज लालवानी से कहा, जज साहब, अब क्या बचा? बेटे की लाश जला के आ रहे हो आप। अगर अब भी आपने सच सच नहीं बताया तो कानून आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जज लालवानी की आंखों में आंसू थे। सब कुछ अपने बद्री के लिए ही तो किया था। अब वो ही नहीं रहा तो क्या करूँगा छुपाकर? बताइए, आखिर क्या बात है? साहब, मेरा बेटा एक गरीब घर की लड़की सीमा चतुर्वेदी से प्यार करता था। मैंने बहुत मना किया उसे, पर वो नहीं माना। मैंने उस लड़की को भी समझाने की बहुत कोशिश की,
पर वो लड़की भी पूरी पागल थी बद्री के पीछे। मैं नहीं चाहता था कि एक लड़की की ज़िंदगी तबाह हो। क्या मतलब? दरोगा शास्त्री चौंकते हुए बोले। आपके बेटे से उसकी ज़िंदगी तबाह कैसे होती? मेरा बेटा डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार था साहब। क्या? जी हाँ, सच्चाई यही है। वो दिन में अच्छे से रहता था, पर रात को हैवान बन जाता था। जब उसने जवानी में कदम रखना शुरू किया, तभी से ऐसा हुआ। उसने पहली बार घर की नौकरानी को अपना शिकार बनाना चाहा था, पर वह बच निकली थी। मैंने फार्म हाउस खास उसी के लिए बनवाया था। वो सीमा को भी परेशान करने लगा था, पर दिन में वो सीमा को बहुत चाहता था। सीमा बद्री को बहुत चाहती थी, तो उसने ये दर्द स्वीकार करना चाहा। फिर क्या हुआ? ये खेल ज़्यादा दिन नहीं चला। सीमा अब उससे परेशान रहने लगी। बद्री का वहसीपन बढ़ता रहा। मैंने उसे फार्म हाउस में कैद कर दिया और डॉक्टर लोगों की फौज भी खड़ी कर दी। मुझे ये सलाह दी गई कि अगर कोई लड़की इसकी ज़िंदगी में आती है तो शायद धीरे धीरे ये ठीक हो जाए। मुझे कुछ सूझा नहीं। मैंने अपने आदमियों को सीमा को लाने के लिए कहा। उनसे बोला कि कुछ भी करके उसे मना कर ले आओ, पर सीमा की शादी तो हो चुकी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में मैंने बोला, किसी भी लड़की को ले आओ जिसे मेरा बेटा प्यार कर सके। जज लालवानी रोते हुए बोला, मेरी इसी गलती से सब तबाह कर दिया। और उन्होंने दुर्गा को उठा लिया। जज लालवानी के फार्म हाउस पर चुपके से 3 लोग घुसे। फार्म हाउस बहुत बड़ा था। बाहर बगीचा भी था, झाड़ियाँ भी थी और तरह तरह के फूलों से सजी क्यारियों में महक आ रही थी। नौकर का अलग से कमरा बना हुआ था, जिसमें मनोज व उसका परिवार रहता था। थाने में छोड़े जाने के बाद मनोज की पत्नी व दोनों बच्चे अभी अभी यहाँ पर आए थे। अंदर सब सील लगा हुआ था, तो जाने का सवाल ही नहीं था। मनोज की लड़की एक पत्थर पर बैठी रो रही थी। उसके रोने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पछतावे में रो रही हो, और किसी ऐसी चीज़ के लिए जो उसको उसके अलावा और कोई नहीं जानता था। चुपके से छुप छुप कर रोना कुछ अजीब था। अचानक सामने 3 नकाबपोशों को देखकर वो भयभीत हो गई। कौन? कोई आवाज़ नहीं आई। कौन हो तुम सब? उसने दूसरा प्रश्न किया। फिर कोई आवाज़ नहीं आई। तभी एक ने एक धारदार लंबी चाकू निकाली। दूसरे ने उसको पीछे से कसकर पकड़ लिया। तीसरे ने उस लड़की के गले को पकड़ा और हाथ में दस्ताने पहने हुए उसकी जीभ को बाहर खींचा। और फिर चाकू वाले ने अपना काम कर दिया। खचाक! चिल्लाने लगी पागलों की तरह वो लड़की। उसके मुंह से खून की धार निकल पड़ी। छटपटाकर वो जमीन पर गिर पड़ी। ये तीनों नकाबपोश वहां से भाग चुके थे। उसकी आवाज़ सुनकर कमरे में से उसकी माँ निकली और उसके पास दौड़ी हुई आई। तब तक तीनों का कहीं अता पता नहीं था और मनोज की लड़की बेहोश हो चुकी थी। माँ तुरंत घबरा गई और किसी तरह उसे हॉस्पिटल लेकर गई। हॉस्पिटल में पहुंचते ही ये खबर थाने में आई और दरोगा शास्त्री तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे। दरोगा शास्त्री ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर का इंतजार करने लगे। वहां पर मनोज की पत्नी भी थी। उन्होंने उससे पूछताछ की, फार्म हाउस पर क्या हुआ था। मनोज की पत्नी ने कहा, मुझे कुछ भी पता नहीं है। जब ये जोर से चिल्लाई तब मुझे पता चला। तभी डॉक्टर बाहर आए। कैसी है वो डॉक्टर साहब? अच्छी होने की संभावना ज़्यादा है इंस्पेक्टर। बहुत बेदर्दी से उसकी जीभ को काट कर अलग कर दिया है। ओह! दरोगा शास्त्री सिहर गए। उनकी आंखें बंद हो गई। आपके नाम एक चिट्ठी है दरोगा जी। अब तो इनका चौंकना लाजमी था। क्या? चिट्ठी का नाम सुनकर दरोगा समझ गए कि ये दुर्गा का ही काम हो सकता है। पर इसको क्यों? हाँ, दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि क्या दुर्गा ने किया वो सही किया, और मनोज की लड़की की जीभ क्यों काटी दुर्गा ने, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।